गया। इस बार हान ड्राइव पूरी तरह लोडेड होकर वापस लौटा था। जाते समय सिर्फ 7 लोग रास्ता देखने निकले, लेकिन लौटते वक्त पूरा 16 लोगों का ग्रुप साथ वापस आ रहा था। ये पूरे दिन की हंटिंग से भी ज्यादा एक्साइटिंग था। पूरी टीम बिना रुके लगातार चलती रही और आखिरकार शाम होने से पहले हान ड्राइव वापस पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो केव के एंट्रेंस पर पहुंचे, जीडिंग ड्राइव से आए नए लोग सामने का नजारा देखकर पूरी तरह शॉक रह गए। केव के बाहर एकदम लाइन से नई बनी पॉटरी रखी हुई थी। वहीं लंगड़ा आदमी वाटर जार को पकड़कर बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था और दूसरी तरफ खुली जगह पर सैकड़ों फिश एक साथ लटकाकर सुखाई जा रही थी। ये कोई साधारण ड्राइव नहीं लग रहा था, बल्कि किसी लेजेंड वाले पैराडाइज जैसा लग रहा था। बाहर की दुनिया में तो एक टूटा स्टोन बेसिन भी 2 इंसानों की जान के बराबर होता था, लेकिन यहाँ तो पॉटरी हर जगह पड़ी हुई थी और ऊपर से इतना मीठ था कि खत्म ही नहीं हो सकता था। नए आए एडल्ट्स और बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उन्होंने सही ट्राइब ज्वाइन किया है। तुम आंखें सिकोड़कर एल्डर द्वारा लाए गए नए लोगों को देखने लगे। 8 एडल्ट्स और एक छोटा बच्चा, सबके शरीर लकड़ी की तरह सूखे हुए थे। साफ दिख रहा था कि वो लंबे समय से malnutrition का शिकार थे, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस ट्राइब में सबसे ज्यादा मीट की कमी नहीं थी। सिर्फ एक विंटर में ही तुम सबको मजबूत बना सकते थे। फिर तुम्हारी नजर उस औरत पर जाकर रुकी जो बच्चे को पकड़े हुई थी। उस समय बच्चे की आंखें बंद थी और उसका चेहरा डरावनी तरह से लाल हो चुका था। तुमने हाथ लगाकर उसका टेम्परेचर चेक किया। उसका शरीर किसी जलते स्टोव की तरह गर्म था। ये देखते ही तुम्हारा दिल धक से रह गया। तुम बिना कुछ बोले उस औरत को पकड़कर सीधे केव के अंदर भागे। फिर एनिमल स्किन से माँ और बच्चे दोनों को कसकर ढक दिया और उन्हें फायर प्लेस के पास बैठाकर गर्मी देने लगे। लेकिन बच्चे का फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुम बेचैनी में वहीं चक्कर लगाने लगे। इस प्रिमिटिव सोसाइटी में हर चीज की कमी थी और यहाँ तेज बुखार सीधे मौत दे सकता था। अब आखिर फीवर कैसे कम किया जाए? तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया चमका, गुआशा। सोचते ही तुम तुरंत एक्शन में आ गए। तुमने लोगों को फ्रेश फिश सूप बनाने को कहा और खुद जाकर कांग बर्ड की चोंच का टूटा हुआ पीस उठा लाया। आधा मीटर लंबी ये बड़ी चोंच टूटने के बाद परफेक्ट गुआशा टूल बन गई थी। वो औरत तुम्हें हाथ में शार्प बोन पीस लिए अपनी तरफ आते देख कांपने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि तुम उसके बच्चे को मारने वाले हो, लेकिन तभी तुम मुस्कुराते हुए उसके सामने पहुंचे और इशारे से बच्चे को मांग लिया। वो तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि तुम्हारे अंदर हीलिंग इंटेंट नहीं है, इसीलिए उसने डरते डरते बच्चा तुम्हारे हाथों में दे दिया। फिर तुमने बोन पीस से बच्चे के शरीर पर गुआशा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके शरीर पर लाल निशान उभरने लगे। सोया हुआ बच्चा दर्द से भौहें सिकोड़ने लगा और उसके मुंह से लगातार रोने की आवाज निकलने लगी। कुछ देर बाद तुमने पूरे लाल निशानों से भरे बच्चे को उसकी माँ को वापस दे दिया। फिर तुमने फिश सूप बनवाई और एक एक चम्मच करके बच्चे को पिलाने लगे। पता नहीं बच्चा कितने दिनों से भूखा था। सूप मुंह में जाते ही वो तुरंत निगलने लगा। ये देखकर तुमने राहत की सांस ली। जब तक वो खाना खा सकता है तब तक उम्मीद बाकी है। अगर थोड़ी देर में उसके शरीर से पसीना निकल आया तो उसकी जान बच जाएगी। ये सोचकर उसकी माँ ने भी राहत की सांस ली। तभी उसके खुद के पेट से जोर जोर की आवाज आने लगी। वो सामने रखे फिश सूप को देखकर लगातार लार निकल रही थी। तुमने तुरंत एक बाउल फिश सूप और बड़ा सा फिश मीट पीस उसके हाथ में पकड़ा दिया। फिर उसकी गोद से बच्चा लेकर अपने हाथों में उठा लिया और उसे एनिमल स्किन में लपेटकर गर्म रखने लगे। लेकिन अंदर ही अंदर तुम बहुत परेशान थे। यहाँ एक छोटा सा फीवर भी किसी की जान ले सकता था। अभी खाने की प्रॉब्लम तो थोड़ी सॉल्व हो गई थी, लेकिन कपड़े अब भी सबसे बड़ा इश्यू थे। तुम्हें जल्दी से जल्दी बड़े एनिमल्स का हंट करना होगा, लेकिन मौजूदा वेपन्स से ये पॉसिबल नहीं था। तुम्हें नए मटेरियल्स ढूंढकर बेहतर वेपन्स बनाने होंगे। कम से कम कुछ अच्छे ट्रैप्स तो बनाने ही होंगे। तुमने मन ही मन कसम खाई कि विंटर आने से पहले हर ट्राइब मेंबर के पास कपड़े होंगे। जब सब लोग खाना खा चुके तभी सच में मिरेकल हो गया। वो हाई फीवर वाला छोटा बच्चा अचानक जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तुमने बिना कुछ बोले बच्चे को उसकी रोती हुई माँ के हाथों में वापस दे दिया। फिर तुमने खुद उसके बाल बांधे और उसे एक नया नाम दिया, शुबिंग। ये सुनकर वो औरत खुशी से कांपने लगी। इस प्रिमिटिव एरा में चीफ द्वारा खुद बाल बांधना मतलब ट्राइब में पूरी तरह एक्सेप्ट किया जाना था। अब वो लोग बिकने वाले सामान नहीं रहे थे, बल्कि इस ट्राइब के असली मेंबर्स बन चुके थे। सब कुछ सेटल करने के बाद तुम तुरंत नए इक्विपमेंट बनाने में लग गए, क्योंकि इस डेंजरस जंगल में स्ट्रॉन्ग वेपन्स के बिना सर्वाइव करना नामुमकिन था। तुमने एक सीधी मजबूत लकड़ी चुनी और उसके आगे कॉन्ग बर्ड की शार्प लेग बोन लगा दी। इस तरह एक प्रिमिटिव लेकिन बेहद खतरनाक हंटिंग स्पीयर तैयार हो गया। फिर तुमने कॉन्ग बर्ड की आधा मीटर लंबी चोंच लगी और उसे घिसकर चमकदार शॉर्ट नाइफ बना डाला। बाकी सारे मटेरियल्स तुमने लंगड़े आदमी को दे दिए ताकि वो भी एक वेपन बना सके। इस समय पूरे ट्राइब में ढंग के वेपन सिर्फ यही 2 थे। अगर जिंदा रहना है तो सब कुछ खुद बनाना पड़ेगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज बादलों के पीछे से निकला, तुमने तुरंत सबको काम बांटना शुरू कर दिया। लंगड़ा आदमी अभी भी पॉटरी बनाने में लगा रहा, क्योंकि सबसे पहले हर इंसान के लिए बाउल तैयार करना जरूरी था। औरतों को 2 टीम्स में बांटा गया। कुछ फिश पकड़ने नदी की तरफ गए और बाकी फ्रूट तोड़ने पेड़ों पर चढ़ गए। उधर तुमने बाकी बड़े बच्चों को साथ लिया और एक छोटी लेकिन एम्बिशियस हंटिंग टीम बना डाली। बिग माउथ, मंकी और नए आए दा माओ और अर माओ ब्रदर्स को मिलाकर पूरा 11 लोगों का हंटिंग स्क्वाड तैयार हो गया और सबके सब जंगल के अंदर घुस गए। जैसे ही टीम फॉरेस्ट के अंदर पहुंची, तुमने अडल्ट्स को अलग अलग डायरेक्शन में लक ट्राई करने भेज दिया, जबकि तुम खुद 4 छोटे बच्चों को लेकर आगे बढ़ने लगे। उन सबकी पीठ पर ग्रास रोप से बने बैक बास्केट्स थे। पूरा जंगल विशाल पेड़ों से भरा हुआ था। हर पेड़ लगभग 30 मीटर ऊंचा था और कई ट्रीज का डायमीटर 1 मीटर से भी ज्यादा था। जमीन पर हर तरफ नट्स बिखरे पड़े थे। दूर आसमान में बड़े बर्ड्स उड़ रहे
रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास ये सब देखने का टाइम नहीं था, क्योंकि एक टॉप हंटर होने के नाते सबसे पहले तुम्हें इस जंगल की पूरी सिचुएशन समझनी थी। शिकार वाले इलाके की असली सिचुएशन समझना सबसे जरूरी था। बहुत जल्द तुम्हें जमीन पर कुछ गहरे और बिखरे हुए फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। उन्हें देखकर तुमने ठंडी सांस खींच ली। ये फुटप्रिंट्स इतने गहरे थे कि साफ पता चल रहा था कि उस मॉन्स्टर का वजन कम से कम 1000 जिन से ऊपर होगा। वो इस जंगल का एपेक्स प्रेडेटर था। तुम नीचे झुककर उन निशानों का पीछा करते हुए पहाड़ी पार करने लगे, लेकिन अगले ही पल सामने का दृश्य देखकर तुम्हारी आंखें फैल गई। चमकती हुई छोटी नदी के किनारे विशाल एलोवेरा जैसे पौधे उगे हुए थे और उनके पास कई बड़े दांतों वाले जायंट वाइल्ड बोर्स पानी पी रहे थे। उनके लीडर जैसा दिखने वाला मेल बोर पहाड़ जैसा विशाल था। उसका वजन कम से कम 1500 जिन लग रहा था। उसके पीछे कई फीमेल बोर्स लाइन से खड़ी थी और साथ में दर्जनों पिगलेट भी थे जो छोटे डोमेस्टिक पिग्स जैसे लग रहे थे। ये कोई साधारण पिग ग्रुप नहीं था, बल्कि पूरी आर्मर्ड आर्मी लग रही थी। सीधा अटैक करना मतलब सुसाइड था, इसीलिए तुम्हें दिमाग से काम लेना था। तुम डर से कांप रहे बच्चों को लेकर चुपचाप फॉरेस्ट में वापस लौट गए और तेजी से डेडली ट्रैप लगाना शुरू कर दिया। तुमने कई मजबूत ग्रास रोप्स को रास्ते में हेक्सागन शेप में लगाया और उनका दूसरा सिरा बड़े पेड़ों से कसकर बांध दिया। जैसे ही कोई बोर उन लूप्स पर पैर रखा, रोप अपने आप कस जाती और जितना वो छूटने की कोशिश करता उतनी ज्यादा कसती जाती। सेफ्टी के लिए तुमने सारे बच्चों को ट्रीज पर चढ़ा दिया, जबकि तुम खुद अकेले रिवर के दूसरी तरफ झाड़ियों में जाकर छिपे। तुमने अपने पूरे शरीर पर मड लगा लिया और हाथ में ब्रांच पकड़कर खुद को मॉन्स्टर जैसा डिस्गाइज कर लिया। फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से जोर से बाहर कूदे और गला फाड़कर अजीब डरावनी आवाज निकालने लगे। वाइल्ड बियर्स ने पहले कभी ऐसा क्रीचर नहीं देखा था। डर के मारे वो पागलों की तरफ फॉरेस्ट की तरफ भागने लगे। तुम लगातार चिल्लाते हुए उन्हें उसी दिशा में भगाते रहे। कुछ देर बाद आगे से वाइल्ड बोर की दर्द भरी चीख सुनाई दी। जब तुम ट्रैप एरिया में पहुंचे तो वो 1500 जिन वाला पिकिंग और एक एडल्ट फीमेल बोर जमीन पर तड़प रहे थे, लेकिन ग्रास रोप ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। तुम तुरंत बोन स्पीयर लेकर गोस की तरह आगे बढ़े और जैसे ही पिकिंग ने मुंह खोलकर दहाड़ लगाई, तुमने पूरी ताकत से स्पीयर उसके गले में घुसा दिया। शार्प बोन ब्लेड सीधे उसकी गर्दन के आर पार निकल गई। अगले ही पल गर्म पिग ब्लड फव्वारे की तरह बाहर फूट पड़ा। 1500 जिन का वो मॉन्स्टर कुछ देर तक जोर जोर से तड़पता रहा और फिर जोर से जमीन पर गिरकर मर गया। तुमने राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। इतना भारी मीट आखिर वापस कैसे ले जाया जाए? इन बच्चों के साथ तो ये पॉसिबल नहीं था। तभी तुम्हारी नजर पास में तड़प रही फीमेल बियार पर पड़ी और अचानक तुम्हारे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। तुमने तुरंत ग्रास रोप से फीमेल बोर को ट्री से बांध दिया, उसका मुंह कसकर बंद कर दिया और उसकी फ्रंट लेग्स भी रोप से लॉक कर दी। फिर मरे हुए पिकिंग को उसी फीमेल बोर के शरीर से कसकर बांध दिया। सब तैयार होने के बाद तुम खुद उसके सामने रोप पकड़कर चलने लगे। बिग माउथ और मंकी दोनों साइड से डायरेक्शन कंट्रोल कर रहे थे, जबकि डा माओ और अर माओ पीछे से गार्ड कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना खतरनाक वाइल्ड बीस्ट अब सबसे आज्ञाकारी लेबर एनिमल बन चुका था और अपने ही हस्बैंड की डेड बॉडी घसीटे हुए ट्राइब की तरफ जा रहा था। जब ये अजीब टीम केव के पास पहुंची तो बुश साफ कर रहे ट्राइब मेंबर्स डर के मारे चिल्लाने लगे। पूरा ट्राइब एकदम पैनिक में आ गया। सभी लोग बाहर भागकर आए, लेकिन 10 मीटर दूर पहुंचकर डर के मारे रुक गए। उन्होंने जिंदगी में कभी इतना विशाल प्रे नहीं देखा था और ना ही किसी को वाइल्ड बीस्ट को ऐसे कंट्रोल करते देखा था। तुमने आराम से हाथ हिलाकर लंगड़े आदमी को बुलाया और उसे जल्दी से वाटर जार और सॉल्ट लाने को कहा। जब वो कांपते हुए वाटर जार लेकर आया, तुमने जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें जार को मजबूती से फिक्स कर दिया। जार का माउथ जमीन से बस थोड़ा ऊपर था। फिर सबने मिलकर फीमेल बोर को जार के पास दबाकर पकड़ा। अगले ही तुमने एक ही वार में उसकी गर्दन काटी। गर्म ब्लड सीधे फव्वारे की तरह जार में भरने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरा जार ब्लड से भर गया। तुमने तुरंत उसमें सॉल्ट वाटर मिलाकर उसे घोल दिया। ये प्रीमियम ब्लड टोफू बनने वाला था। आज रात ये सूप का इंतजाम हो चुका था। पिग स्किन से बूट्स और बैग्स बनाए जाने वाले थे। स्किन के नीचे की मोटी फैट लेयर से ऑयल निकाला जाना था। पिग लंग्स को फिश बेट बनाया जाना था। लेग बोन्स से टूल्स बनाए जाने थे। यहाँ तक कि एक भी बोन वेस्ट नहीं होने वाली थी। पूरी दोपहर पूरा ट्राइब इन 2 जायंट बोर्स को प्रोसेस करने में लगा रहा। सब लोग थकर चूर हो चुके थे, लेकिन सामने का रिजल्ट देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा था। स्मोकिंग रैक पर हर तरफ मीट लटक रहा था। एक जार में पका हुआ ब्लड टोफू था और 3 बड़े जार पिग ऑयल से भरे हुए थे। बच्चे पहली बार ऑयल रेसिड्यू को स्नैक्स की तरह खा रहे थे। यहाँ तक कि अभी फीवर से ठीक हुआ क्विंग भी मुंह में ऑयल लगाकर खा रहा था। उसी समय जब लंगड़ा आदमी पोटरी निकाल रहा था, बाहर गई बाकी टीम्स भी वापस लौट आई। फिशिंग टीम सैकड़ों फिश पकड़कर लाई। हंटिंग टीम के पास वाइल्ड चिकन्स, जायंट स्नेक्स और ग्राउंड हॉग्स थे। आज पूरा ट्राइब सच में रिच बन चुका था। लेकिन इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग बात ये थी कि क्यू बिंग की आंट एक नया फूड आइटम लेकर आई थी। एक ऐसा स्वीट रूट जिसे काटने पर एम्बर कलर सिरप निकलता था। ये तो शुगर बनाने के लिए परफेक्ट मटेरियल था। तुमने सबके सामने उस लड़की की जमकर तारीफ की। रात का माहौल पूरी तरह खुशी से भरा हुआ था, लेकिन तभी अचानक सिचुएशन बदल गई। ट्राइब का एल्डर गुस्से में बाहर आया। उसके हाथ में कांटों वाली थॉर्न वाइन थी और उसने क्यू बिंग की आंट को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। ये वाइन ट्राइब का पनिशमेंट टूल था, जिससे क्रिमिनल्स को सजा दी जाती थी। तुमने तुरंत एल्डर को रोक लिया, लेकिन वो उन रूट्स की तरफ इशारा करके डर से चिल्लाने लगा, ये डेविल ट्री का बेट है, जो भी इसे खाता है उसे डेविल ट्री निकल जाता है। उसकी बात सुनते ही पूरा ट्राइब शांत हो गया। ये सुनते ही तुमने भी सबको वो रूट खाना बंद करने को कहा। तुम एल्डर की बात पर पूरी तरह बिलीव नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें डर था कि कहीं ये पॉइजनस ना हो। उस रात तुम पूरी तरह अलर्ट रहे और लगातार अपने शरीर की रिएक्शन ऑब्जर्व करते रहे। अच्छी बात
बात ये थी कि सब सेफ था। अगली सुबह सूरज निकलते तुमने तुरंत नई प्लानिंग शुरू कर दी। क्विंग और उसकी माँ को फिश पकड़ने भेजा गया, जबकि तुम 4 बच्चों को लेकर सीधे गैदरिंग टीम के साथ निकल पड़े। तुम्हें उस डेविल ट्री को खुद जाकर देखना था। पहाड़ पार करते वक्त अचानक तुम्हारी नजर कुछ लाल चीजों पर पड़ी और तुम तुरंत एक्साइटेड हो गए। चिली पेपर्स। इस जंगल में इतनी सारी रेड चिलीज उग रही थी। बाकी ट्राइब मेंबर्स उन्हें बेकार समझते थे क्योंकि उनका टेस्ट बहुत इरिटेटिंग था, लेकिन तुम्हारे लिए ये किसी ट्रेजर से कम नहीं थी। तुमने तुरंत चारों बच्चों को ऑर्डर दिया कि आज पूरा दिन सिर्फ चिली कलेक्ट करनी है। उन्हें काम समझाकर तुम अकेले गैदरिंग टीम के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन पहाड़ी पार करते ही सामने का दृश्य देखकर तुम्हारी रीढ़ कांप गई। पूरा बेसिन किसी मास ग्रेव जैसा लग रहा था। हर तरफ नीले पड़े एनिमल स्केलेटन बिखरे हुए थे और बेसिन के सेंटर में करीब 60 मीटर ऊंचा एक जायंट ट्री खड़ा था। उसकी रूट्स ड्रैगन की तरह पूरे एरिया में फैली हुई थी और सेंटर के जितना करीब जाओ रूट्स उतनी ज्यादा डेंस होती जा रही थी, मानो वो किसी प्रे को ट्रैप में बुला रही हो। तुम्हारे वर्षों के स्पेशल फोर्सेस इंस्टिंक्ट ने तुरंत वार्निंग दे दी कि ट्री के जितना करीब जाओगे मौत उतनी करीब होगी। तुमने हाथ में स्पीयर कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर तुम पहले स्पीयर से जमीन को जोर से चकर रहे। जैसे ही तुम्हारा स्पीयर ट्री की रूट एरिया को छुआ, तभी एक भयानक ठंडक सीधे तुम्हारे दिमाग तक पहुंचे। तुम बिजली की तेजी से पीछे कूद गए और अगले ही पल हवा चीरती हुई तेज आवाज ऊपर से नीचे आई। ठा ठा ठा। करीब 1 मीटर लंबे दर्जनों शार्प स्पाइक्स जमीन में धंस गए, ठीक उसी जगह जहां तुम 1 सेकंड पहले खड़े थे। इन स्पाइक्स का डायमीटर लगभग 1 सेंटीमीटर था और उनके पीछे बॉल जितने बड़े सफेद फूल लगे थे। ये कोई साधारण प्लांट नहीं था, बल्कि नेचुरल हाई एक्सप्लोसिव एरो ट्रैप था। लेकिन मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद भी तुम डरे नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट से भर गए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। बोरोइंग एरोज विद स्ट्रॉ बोर्ड। तुमने तुरंत बास्केट से लंबी रोप निकाली और उसे ट्री क्राउन के नीचे फेंक दिया। अगले ही पल ट्रैप एक्टिवेट हो गया और शार्प स्पाइक्स बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। तुमने यही ट्रिक कई बार रिपीट की और आसानी से 2 बड़े बंडल्स नेचुरल एरोज कलेक्ट कर लिए। वापस लौटने से पहले तुमने खास तौर पर विमेन को वार्निंग दी कि वो सिर्फ एज एरिया से ही रूट्स कलेक्ट करें। वापसी के रास्ते में तुमने लगभग 100 सीधे डेविल ट्री सैपलिंग्स भी काट ली। ये स्पीयर बनाने के लिए टॉप क्वालिटी मटेरियल था। फिर उन 4 बच्चों को साथ लेकर जो चिली पेपर्स से भरे बास्केट्स उठाए हुए थे, तुम सब ट्राइब की तरफ वापस लौट गए। जैसे ही तुम केव के पास पहुंचे, बच्चे तुम्हारे लाए सामान को देखकर एक्साइटेड हो गए, लेकिन प्रेग्नेंट विमेन के चेहरे पर साफ डिस्गस्ट था। उनके हिसाब से चिली बहुत इरिटेटिंग थी और ये पतली लकड़ियां सिर्फ टीथ पे करने लायक थी। उनका मानना था कि इन चीजों से हंटिंग करना सीधे बीस्ट्स को फूड डिलीवरी देने जैसा है। लेकिन वो लोग क्या जानते थे कि एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर की नजर में ये सब अल्टीमेट वेपन्स का प्रोटोटाइप था। डेविल ट्री के शार्प स्पाइक्स स्किन हटाने के बाद लगभग स्टील जितने मजबूत हो जाते थे। ये नेचुरल हेवी आर्मर पियर्सिंग एरोस थे और वो 100 छोटे सैपलिंग्स कार्बनाइज और शार्पन करने के बाद परफेक्ट हंटिंग स्पीयर्स बनने वाले थे। जहां तक उन गिरे हुए जायंट सीडर ट्रीज की बात थी, वो लॉन्ग बो बनाने के लिए परफेक्ट है। यहाँ तक कि तुमने एलोवेरा प्लांटेशन तक की प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि ये प्लांट सिर्फ रोप और क्लॉथ बनाने के काम नहीं आता था, बल्कि एक लाइफ सेविंग मेडिसिन भी था। इसके होने से ट्राइब मेंबर्स छोटे वुंड्स के इन्फेक्शन से नहीं मरेंगे। तुम तुरंत काम में लगे। स्टोन एक्स से काटना, नाइफ से शेप देना और लगातार ग्राइंडिंग करना। पूरे 2 दिन और 2 रात की मेहनत के बाद आखिरकार 1.5 मीटर लंबा पावरफुल लॉन्ग बो तैयार हो गया। सिसाल फाइबर बो स्ट्रिंग और 200 पीकॉक फेदर एरोस के साथ कोल्ड वेपन एरा का किंग जन्म ले चुका था। 2 दिन बाद तुमने पूरे ट्राइब को ओपन ग्राउंड में इकट्ठा किया। तुमसे लगभग 30 मीटर दूर एक ग्रास टारगेट लगा हुआ था, जिस पर आज पकड़े गए कई ग्राउंड हॉग्स टांगे गए थे। सबसे पहले तुमने स्पीयर थ्रोइंग का डेमो दिया। 30 मीटर दूर से ही स्पीयर सीधे टारगेट में घुस गया। उसके बाद तुमने क्लोज कॉम्बैट किलिंग टेक्निक दिखाई। तुम्हारी हर मूवमेंट बिल्कुल फ्लोइंग वाटर जैसी स्मूथ थी। पूरा ट्राइब शॉक होकर बस देखता रह गया। अब उन्हें समझ आया कि पिछले कुछ दिनों से चीफ जिन बर्निंग स्टिक्स पर मेहनत कर रहा था, वो असल में डिवाइन वेपन्स थे। तुमने वही घोषणा कर दी कि छोटे बच्चों को छोड़कर अब हर इंसान के पास एक लॉन्ग स्पीयर होगी और हंटिंग टीम के हर मेंबर को 3 स्पीयर्स मिलेंगे। यहाँ तक कि अब छोटे बच्चों के लिए भी एक नई मैंडेटरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली, स्पीयर थ्रोइंग। इसके बाद तुमने बो एंड एरो का डेमो दिया। करीब 100 स्टेप्स की दूरी से तुमने लगातार 5 एरोस छोड़े और 5 सीधे ग्राउंड हॉग टारगेट में जाकर लगे। पूरा ट्राइब शॉक होकर तुम्हारे बनाए वेपन्स को देखने लगा। हर कोई धक्का मुक्की करके बस उन्हें छूना चाहता था, लेकिन तुमने सिर्फ उन्हें डेमो दिखाया। अभी तुम इन्हें पूरे ट्राइब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले थे, क्योंकि इन्हें बनाना अभी भी बहुत मुश्किल था। वेपन्स तैयार हो चुके थे, अब डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था। वाइल्ड बोर स्किन को सोल बनाया गया और एनिमल फर को ऊपर की लेयर। इस तरह पूरे ट्राइब को नए लेदर बूट्स मिल गए। सबसे ज्यादा एक्साइटेड क्विंग था। तुमने खुद उसके लिए बेहद सॉफ्ट बूट्स सिले थे। वो इतने गर्म और कंफर्टेबल थे कि वो बार बार पैर उठाकर उन्हें सबको दिखा रहा था। इस पूरे काम के बाद तुम्हारा फर्स्ट स्टॉक लगभग खत्म हो चुका था और विंटर भी तेजी से करीब आ रहा था। इसीलिए अब कुछ बड़ा करना जरूरी था। तुमने तुरंत लंगड़े आदमी को नया काम दे दिया, ब्रिक्स बनाना, क्योंकि अगर पर्याप्त ब्रिक्स तैयार हो जाए तो हाउसेज और वॉल्स बनाना पॉसिबल हो जाएगा। उधर बच्चों को दिया गया ग्रास क्लीनिंग मिशन भी लगभग पूरा हो चुका था। केव के बाहर कई एकर्स जमीन पूरी तरह साफ हो चुकी थी। अब वहाँ चाहे हाउसेज बनाए जाए या फार्मिंग की जाए, दोनों पॉसिबल थे, लेकिन अभी सही सीड्स नहीं थे। इसीलिए फिलहाल सिर्फ चिल्ली उगाई जा सकती थी। सिसाल एक पर्नियल प्लांट था। तुमने तय किया कि उसे पीछे वाली हिल पर उगाया जाएगा, ताकि हर साल उसकी हार्वेस्ट
हार्वेस्ट हो सके। सब कुछ प्लान करने के बाद तुम्हारी नजर दूर रहने वाले हर्बीवोर एनिमल्स पर गई और उनके हंट के लिए जरूरी सारे इक्विपमेंट तुम पहले ही तैयार कर चुके थे। वेपन्स, फूड और बाकी जरूरत का हर सामान तैयार था। ट्राइब को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद तुम अपना बैकपैक उठाकर जर्नी पर निकल पड़े। लेकिन एल्डर के चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। उसने कभी किसी इंसान को केव के बाहर रात बिताकर जिंदा लौटे नहीं देखा था। हर्बीवोर एनिमल्स आमतौर पर ग्रासलैंड में रहते थे और सबसे पहले तुम्हें इस एंडलेस फॉरेस्ट से बाहर निकलना था। पूरा मॉर्निंग लगातार चलने के बाद ट्रीजेस धीरे धीरे छोटे होने लगे। ये देखकर तुम काफी खुश हुए क्योंकि इसका मतलब था कि फॉरेस्ट खत्म होने वाला है। लगातार चलने से तुम्हारा गला सूख चुका था। तुम रिवर के किनारे पानी पीने पहुंचे। जैसे ही तुमने पोट्री बाउल निकालकर पानी भरना चाहा, अचानक शांत पानी के अंदर से एक जायंट मॉन्स्टर बाहर निकला। उसका खून से भरा माउथ शार्प टीथ से भरा हुआ था और वो सीधे तुम्हारी तरफ झपटा। तुम डरकर तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन मॉन्स्टर ने एक ही बाइट में तुम्हारा बैकपैक पकड़ लिया। उसका माउथ ठीक बैकपैक में फंस गया। अब ना वो उसे उगल पा रहा था और ना ही काट पा रहा था, इसीलिए वो पागलों की तरह सिर हिलाने लगा और तुम्हें सीधे पानी के अंदर घसीट लिया। क्रिटिकल मोमेंट में तुमने मुश्किल से अपने बूट्स में छिपा बर्ड बीक नाइफ निकाला और बैकपैक की एक स्ट्रैप काट दी। तभी तुम मुश्किल से वापस उसकी तरफ मुड़ पाए। एक हाथ से तुम बाकी स्ट्रैप को पकड़े रहे और दूसरे हाथ से लगातार मॉन्स्टर के सिर पर नाइफ मारने लगे। मॉन्स्टर और ज्यादा वायलेंट हो गया। वो तुम्हें लेकर बार बार पानी से बाहर छलांग लगा रहा था और फिर जोर से वापस पानी में पटक रहा था। फिर वो तुम्हें पानी के अंदर घसीटे हुए इधर उधर भागने लगा। तुमने मौका देकर फ्लिप किया और सीधे मॉन्स्टर के सिर पर चढ़ गए। फिर तुमने उसकी दोनों आंखों में कई बार नाइफ घोंप दिया। अगले ही ब्लड और ब्रेन मैटर उसकी आंखों से बाहर फूटने लगा और पूरा रिवर रेड हो गया। धीरे धीरे मॉन्स्टर की ताकत कम होने लगी और आखिर में वो सिर तड़पने लगा। तुम पूरी तरह एग्जॉस्ट होकर रिवर बैंक पर चढ़े। कुछ देर रेस्ट करने के बाद मॉन्स्टर पूरी तरह मर चुका था। उसका सफेद पेट ऊपर की तरफ तैर रहा था और तुम्हारा बैकपैक अब भी उसके माउथ में फंसा हुआ था। तुमने एक मजबूत वाइन ढूंढी और उसे मॉन्स्टर की आई सॉकेट के आर पार डाल दिया। फिर पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे तक घसीट लाया। अब जाकर तुम्हें उसे ध्यान से देखने का मौका मिला। असल में वो सिर्फ एक जायंट फिश थी। उसकी लेंथ लगभग 5 मीटर थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद तुमने स्टोन हैमर उठाया और फिश के बड़े टीथ तोड़ने लगे। हर ट्रायंगल शेप टूथ बच्चे के हाथ जितना बड़ा था। ऐसे कुल 50 से ज्यादा टीथ निकले। तब जाकर तुम बैकपैक निकाल पाए। तुमने तुरंत अपना सामान चेक किया। अच्छी बात यह थी कि फायर कंटेनर में पानी नहीं गया था। बाकी सामान थोड़ा डैमेज हुआ था लेकिन अभी भी इस्तेमाल हो सकता था। तुम अपना सामान चेक ही कर रहे थे कि अचानक फॉरेस्ट से 2 पेल व्हाइट इंसान बाहर भागे, एक बड़ा और एक छोटा। तुम्हें देखकर वो ऐसे चिल्लाए जैसे घोस्ट देख लिया हो और डर कर भाग गए। यहाँ तक कि उनके हाथ का वुडन बकेट भी गिर गया। तुमने उठाकर देखा वो पूरा कंटेनर एक ही लकड़ी को जलाकर बनाया गया था। कुछ देर बाद वही औरत कई व्हाइट स्किन ट्राइब मेंबर्स को लेकर वापस आई। उनका लीडर सामने आकर वुडन बकेट की तरफ इशारा करने लगा। तुम तुरंत समझ गए और स्पीयर से उठाकर बकेट उसे वापस दे दिया। लेकिन अगले ही पल पूरा सीन बदल गया। जैसे ही उन्होंने जायंट फिश को देखा, सब लोग उस पर टूट पड़े और उसे पीटने लगे। कई औरतें तो मारते मारते रोने लगी। तब तुम्हें समझ आया कि ये फिश उनके ट्राइब की एनिमी थी। इसने पहले उनके कई ट्राइब मेंबर्स को खा लिया था। उनका लीडर खुशी से अपनी छाती पीटने लगा और तुम्हारी तरफ फिस्ट बढ़ाई। तुमने थोड़ा हिचकते हुए उससे फिस्ट टच किया और उसी मोमेंट लैंग्वेज के बिना भी फ्रेंडशिप बन गई। इशारों में बात करने के बाद उसे पता चला कि तुम लॉन्ग लेग हर्बोवायर एनिमल्स ढूंढ रहे हो। उसने तुरंत तुम्हें अपने ट्राइब आने का इन्विटेशन दे दिया। वैसे भी रास्ता सेम डायरेक्शन में था, इसीलिए तुमने मना नहीं किया। तुमने उन्हें फिश मीट बांटने का ऑर्डर दिया, लेकिन उस 4 मीटर लंबी वाटरप्रूफ फिश स्किन को तुमने खुद अपने पास रख लिया। उनके साथ सिर्फ 10 मिनट चलने के बाद तुम पूरी तरह शॉक रह गए क्योंकि उनका घर कोई केव नहीं था बल्कि एक जायंट हॉलो एंशिएंट ट्री था। यही था ट्री ट्राइब। करीब 30 लोग सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर के ट्री होल में रहते। सालों तक धूप न मिलने की वजह से उनकी स्किन पूरी तरह व्हाइट हो चुकी थी। जब तुमने हर्बीवायर एनिमल्स के बारे में पूछा तब ट्राइब एल्डर कांपते हुए हाथ उठाकर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इशारा करने लगा। वहाँ क्लाउड्स को छूती हुई जायंट माउंटेन थी और वहीं रहते थे ऐसे 2 लेग डिवाइन बीस्ट्स जो हवा से भी तेज भागते थे। एल्डर और लीडर दोनों तुम्हें शक भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें लगता था कि तुम उन बीस्ट्स को कभी नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पहले से प्लान तैयार था। अगर स्पीड में नहीं पकड़ सकते तो ट्रैप लगाकर पकड़ा जाएगा। जब उन्होंने देखा कि तुम अभी भी गिव अप नहीं कर रहे, तब दाशु नाम के आदमी ने एक बीस्ट स्किन निकाली। दाशु तुम्हें एक एनिमल स्किन दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम अपना इरादा छोड़ दो, लेकिन जैसे ही तुमने उस फर को देखा तुम्हारी आंखें चमक उठी। रैबिट, ये तो गोल्ड माइन था। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि रैबिट्स बिल्कुल रैट्स की तरह तेजी से ब्रीड करते हैं। एक बार में 5 से ज्यादा बच्चे होना इनके लिए नॉर्मल बात थी और छोटे रैबिट्स सिर्फ 4 महीने में मैच्योर होकर खुद बच्चे पैदा करने लगते हैं। औसतन हर 2 महीने में एक नई लिटर। अगर तुम 2 एडल्ट रैबिट पेयर्स वापस ट्राइब ले जाओ और उन्हें ब्रीड करवाओ तो 1 साल में उनकी पॉपुलेशन हंड्रेड्स में पहुंच जाएगी। तब पूरे ट्राइब को कभी क्लोथ्स की कमी नहीं होगी। डिनर के बाद दाशु ने बताया कि वो अपने ट्राइब के साथ नाइट हंट पर जा रहा है और उसने तुमसे पूछा कि क्या तुम भी चलोगे। तुम थोड़ा सरप्राइज हुए, लेकिन फिर याद आया कि रैबिट्स नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, इसलिए रात में हंट करना बिल्कुल नॉर्मल था। तुमने तुरंत हामी भर दी। जब सब लोग हंटिंग स्पॉट पर पहुंचे तब तुमने खुद कुछ नहीं किया, बस चुपचाप साइड में छिपकर देखने लगे कि ये लोग रैबिट्स कैसे पकड़ते हैं। दाशु और उसके लोग पहले कुछ मशरूम्स कलेक्ट करने लगे, फिर उन्होंने उन्हें एक ब्लैक आयरन ट्री के नीचे रख दिया। बाकी लोग आसपास जाकर छिप गए। कुछ देर बाद एक मोटा रैबिट उछलता हुआ वहां पहुंचा। वो बेहद कॉशियस होकर चारों तरफ देखने लगा। जब उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तब वो
धीरे धीरे मशरूम्स की तरफ बढ़ने लगा। उसी मोमेंट दाशु अपने लोगों के साथ अचानक बाहर कूद पड़ा। उनके हाथों में डेंस फोर्ड ब्रांचेस थी। उन्होंने रैबिट को चारों तरफ से घेर लिया और उसे हिलने तक का मौका नहीं मिला। ये था इंसर्कलमेंट हंटिंग। और सबसे खास बात कि वो रैबिट को जिंदा पकड़ रहे थे। ये देखकर तुम्हारे दिमाग में तुरंत ट्रेड का आइडिया आया। अगर ये लोग तुम्हारे लिए रैबिट्स पकड़े तो तुम्हारे ट्राइब का फ्यूचर बदल सकता था। अगली हंटिंग राउंड में तुमने फैसला किया कि अब अपनी स्किल दिखाने का टाइम आ गया है। तुमने अपना लॉन्ग बो निकाला और फिर एक एरो बाहर खींची। दाशु तुम्हें शॉक होकर देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये आखिर चीज क्या है। तभी एक और रैबिट धीरे धीरे मशरूम्स की तरफ आने लगा। वो अभी भी 10 मीटर से ज्यादा दूर था। तुमने बो ड्रॉ किया, एरो सेट की, स्विश। अगले ही पल एरो सीधे रैबिट की गर्दन के आर पार निकल गई। दाशु शॉक में तुम्हारे बो को घूरने लगा। तुम मुस्कुराए और अपना प्रेशियस लॉन्ग बो उसे पकड़ा दिया। फिर एक एरो देकर उसे हाथ पकड़कर आर्चरी सिखाने लगे। उसने ग्राउंड पर पड़े रैबिट पर एम किया, स्विश। एरो आधा रैबिट के शरीर में घुस गया। पूरा ट्री ट्राइब शॉक होकर चिल्लाने लगा। उन्हें ये मैजिकल वेपन देकर यकीन ही नहीं हो रहा था। दाशु बो को हाथ में पकड़े पकड़े उसे बार बार देखने लगा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। तुमने फ्रेंडशिप सिंबल के तौर पर उसे एक फेदर एरो गिफ्ट कर दी। उसके बाद की पूरी हंटिंग लगभग तुम्हारा वन मैन शो बन गई। सिर्फ आधी रात के अंदर तुमने 10 से ज्यादा रैबिट्स हंट कर दिए, जबकि ट्री ट्राइब आमतौर पर पूरे दिन में सिर्फ 3 या 4 रैबिट्स पकड़ पाता था। तुम्हारी स्किल्स देखकर ट्री ट्राइब सीक्रेटली तुम्हारे ट्राइब की ताकत का अंदाजा लगाने लगा। वापस लौटने के बाद तुम्हारी रिक्वेस्ट के मुताबिक इस बार सभी रैबिट स्किन्स तुम्हें दी गईं, जबकि मी ट्री ट्राइब ने रख लिया। उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब अगर तुम कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ तो अपने ट्राइब के लिए काफी फर जमा कर सकते थे और तुम्हारा मेन मिशन भी पूरा हो जाता। लेकिन तुम और आगे जाना चाहते थे। तुम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते थे और एल्डर द्वारा बताए गए उन फास्ट एनिमल्स में भी तुम्हारी काफी इंटरेस्ट थी। अगर तुम कुछ को जिंदा पकड़ पाओ तो शायद उन्हें फ्यूचर में कार्ड पुलिंग के लिए यूज किया जा सकता था। अगली सुबह तुमने दाशु से विदाई ली। विदा होते वक्त दाशु काफी इमोशनल हो गया, यहाँ तक कि उसने तुम्हें विंटर यहीं बिताने का ऑफर भी दिया। लेकिन तुम जानते थे कि तुम्हारे ऊपर पूरे ट्राइब की जिम्मेदारी है। तुम रुक नहीं सकते थे। तुमने बस उससे कहा कि वो तुम्हारे लिए कुछ लाइव रैबिट्स पकड़ कर रखे और रिटर्न पर तुम उन्हें मीट के बदले एक्सचेंज करोगे। ट्री ट्राइब से विदा लेकर तुम रास्ते भर पेड़ों की ब्रांचेस काट काट कर जमीन में गाड़ते जा रहे थे ताकि वापस लौटते वक्त रास्ता ना भूले। इस तरह चलते चलते पूरे 2 दिन गुजर गए। जैसे ही तुम डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकले, सामने का दृश्य देखकर तुम्हारी आंखें फैल गई। तुम्हारे सामने एंडलेस ग्रासलैंड फैला हुआ था और उसमें कई बड़े ब्लू मॉलिन एनिमल्स आराम से ग्रास खा रहे थे। उनका आकार डोमेस्टिक डोंकी जैसा था। अगर इन्हें पकड़कर ट्राइब ले जाया जाए तो ट्राइब की ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। तुम्हारे दिमाग में तुरंत उन्हें टेम करने का आइडिया आया। अगर उस मेल को कंट्रोल कर लिया तो बाकी सबको भी पकड़ना आसान हो जाएगा। तुम तुरंत सेफ एरिया में पीछे हटे और तेजी से बोला ट्रैप तैयार करने लगे। फिर घोस्ट की तरह दोबारा धीरे धीरे पास पहुंचे। तभी तुमने देखा कि मेल एनिमल एक फीमेल के ऊपर चढ़ा हुआ था और पूरे आनंद में था। बस उसी मोमेंट तुम्हारा बोला घूमता हुआ हवा में निकला और हेलीकॉप्टर ब्लेड की तरह घूमते हुए सीधे दोनों के पैरों में लिपट गया। धड़ाम! दोनों एनिमल्स तुरंत जमीन पर गिर पड़े और दर्द से चीखने लगे। अगले ही पल तुम बिल्कुल वेस्टर्न काउबॉय बन गए। तुम्हारे हाथ का रोप लूप तेजी से हवा में घूमने लगा और सीधे 2 डरी हुई फीमेल्स की गर्दन में फंस गया। पूरा हर्ड पैनिक में भागने लगा और कई एनिमल्स रोप में उलझकर गिर पड़े, लेकिन 2 फीमेल्स और 8 यंग वंस मौका देकर भाग निकले। तुम बस उन्हें दूर होराइजन में गायब होते देखते रह गए। फिर भी तुम्हारा हार्वेस्ट पहले ही काफी बड़ा था। इन एग्रेसिव वाइल्ड एनिमल्स को पूरी तरह टेम करने के लिए तुमने स्टोन एक्स उठाया और उनके शार्प हॉर्न्स तोड़ दिए। फिर रेड हॉट चारकोल से वुंड्स को बर्न करके सील कर दिया। भयानक दर्द के बाद वो पहले जैसे वायलेंट नहीं रहे और चुपचाप रोप से बंधे रहने लगे। जब तक ये सब खत्म हुआ तब तक रात हो चुकी थी। तुम वेस्ट साइड में रैबिट मीट रोस्ट कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी नजर लगातार नॉर्थ ईस्ट की तरफ चमकती माउंटेन पर टिकी हुई थी। सनसेट की रोशनी में वो माउंटेन रेनबो कलर्स में चमक रही थी। तुम्हें तुरंत समझ आ गया कि वहाँ रेयर मिनरल्स मौजूद हैं। तुमने एक्साइटमेंट दबाई और फैसला किया कि सुबह जाकर उसे एक्सप्लोर करोगे। लेकिन अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि जोर जोर की आवाजों से तुम्हारी नींद खुल गई। आंख खोलते ही तुम हंस पड़े। कल भागी हुई वो 2 फीमेल एनिमल्स वापस आ गई थी और साथ में अपने बेबीज भी लाई थी। इतना ही नहीं, वो कहीं से एक नया एडल्ट मेल भी ले आई थी। ये तो सीधा फ्री डिलीवरी था। तुमने फिर वही पुरानी टेक्निक इस्तेमाल की और कुछ ही देर में तुम्हारा एनिमल ग्रुप 7 से बढ़कर 18 हो गया। तुम नए टेम्ड मेल पर सवार होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेजर माउंटेन की तरफ बढ़े। पास पहुंचते ही तुम एक्साइटमेंट से पागल हो गए। ये कोई साधारण माउंटेन नहीं थी, बल्कि पूरा ट्रेजर वॉल्ट थी। ग्रीन कॉपर ओर का मतलब था कि ब्रॉन्ज एज अब दूर नहीं था। ऑरेंज रियलगार स्नेक और इंसेक्ट्स भगाने की पावरफुल मेडिसिन थी और व्हाइट कैओलिन व्हाइट क्ले से ड्राई पॉट बनाए जा सकते थे। यहाँ तक कि रेड टर्माइट सॉइल भी पॉटरी बनाने के लिए परफेक्ट मटेरियल थी। सबसे बड़ी बात, ये जगह हान ड्राइव से सिर्फ 3 दिन की दूरी पर थी। अगर ब्लू मालिन से कार्ड खिंचवाई जाए तो सफर और भी
भी तेज हो सका था, बस एक ब्रिज बनानी थी और फिर ये एंडलेस ट्रेजर पूरी तरह तुम्हारा हो जाता। उस मोमेंट तुम ब्लू मार्लिन की पीठ पर बैठे हुए थे और ईस्ट साइड में फैले एंडलेस स्वैम्प को देख रहे थे। तुम्हारे दिमाग में फ्यूचर की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुकी थी। इस माउंटेन के नीचे का एरिया किसी पैराडाइज से कम नहीं था। नी हाइट ब्लैक राई ग्रास, वेस्ट डीप वुड स्नो ग्रास और ट्री जितनी ऊंची स्वीट फ्रेग्रेंट ग्रास, ये सब हर्बिवोर एनिमल्स के लिए टॉप टियर फीड थे। अगर इनके सीड्स वापस ट्राइब ले जाकर केव के बाहर बो दिए जाए तो सिर्फ रैबिट्स ही नहीं बल्कि अभी अभी पकड़े गए ब्लू मार्लिन एनिमल्स पूरी जिंदगी बिना फूड प्रॉब्लम के जी सकते थे। तुम लगातार ब्रॉड लीफ वाटर फ्रूट्स और क्रिस्टल प्लांट्स कलेक्ट कर रहे थे ताकि विटामिन की कमी ना हो, और साथ ही आधे दिन में कलेक्ट किए गए ग्रास सीड्स का पूरा बैग तुमने ब्लू मार्लिन की बैग पर बांध दिया। अब तुम डिनर तैयार करने वाले ही थे कि अचानक एक जायंट एंशिएंट गूस तुम्हारी नजरों के सामने आ गई। उसके विंग्स फैलने पर साइज लगभग 5 मीटर था। स्विश स्विश तुम्हारे 2 एरोज सीधे जाकर उसे लगे और जायंट गूस तुरंत नीचे गिर गई। तुमने उसकी प्रेशियस फेदर्स निकाल ली, फिर वाटर साइड पर जाकर रोस्ट घूस बनाने लगे। लेकिन जैसे ही तुमने घूस का स्टमक कट किया तुम्हारी आंखों में आंसू आने वाले थे, क्योंकि उसके अंदर अच्छा राइस ग्रेन भरा हुआ था और हर ग्रेन ग्रीन बीन से भी बड़ा था। ये इस वर्ल्ड में आने के बाद तुम्हें मिली पहली ग्रेन क्रॉप थी। इसका मतलब कि अगर तुम राइस सोर्स ढूंढ लो तो प्रिमिटिव रॉ मीट लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। उस रात तुम बिल्कुल नहीं सो पाए। तुम पागलों की तरह लगातार प्लान बनाते रहे। तुम्हें तुरंत स्वैम्प के अंदर जाने के लिए कनू और इक्विपमेंट तैयार करना था, क्योंकि उन एनिमल्स से पहले राइस हार्वेस्ट करना जरूरी था। अगली सुबह जल्दी तुमने सिंपल कैनू उठाई और स्वैम्प के गहरे हिस्से की तरफ निकल पड़े। उधर उसी समय डार्क फॉरेस्ट में द शू अपने ट्राइब के साथ ब्लड रैबिट्स पकड़ रहा था। तुम्हारे ट्राइब और अपने ट्राइब दोनों की जरूरत पूरी करने के लिए पूरा ट्री ट्राइब दिन रात काम कर रहा था। लगभग पूरा ट्राइब रैबिट हंटिंग में लगा हुआ था। सिर्फ एल्डर और 6 साल से छोटे बच्चे ट्राइब में बचे थे, स्मोक और फायर के साथ। वो लोग रैबिट होल्स को डिस्ट्रॉय करके रैबिट्स पकड़ रहे थे। उनकी हार्वेस्ट काफी बड़ी थी, लेकिन उसी आसमान छूती आग की रोशनी ने एक बेहद क्रूल ट्राइब का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पोएट ट्राइब।